Hello everyone, welcome to the top. My name is Niharika Varia Bhatnagar and this is our 25 most important questions for AFM. We'll be talking about हमारे बहुत ज़्यादा important questions जो पेपर में पूछे जाते हैं. But again, I would suggest you कि इन questions के concepts पर focus कीजिएगा क्योंकि पेपर में आपको इनके concepts पूछे जाते हैं. So let's start with the specific session everyone. ओके हमारा इस समय चल रहा है दिवाली सेल. दिस सेल इज टिल 26. सो अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को रिव्यू नहीं किया है देन काइंडली गो अहेड एंड डू इट राइट अवे बिकॉज द टाइम लेफ्ट इज डेफिनेटली लेस. एंड आप अगर हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यूज करना है द कोड दिवाली 81 एंड यू विल बी एबल टू गेट आवर कोर्सेज राइट अवे. सो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट edutap.in जहां से आप हमारे कोर्सेज JIB के अगर आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर फ्लैट 81% ऑफ है. और अगर आप कोई और भी कोर्स देखना चाहें देन यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट जहां पर आपको उसकी बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी. सो ऑल यू नीड टू डू इज आप ना सबसे पहले चीज क्या कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए ताकि अगर आप कोई भी कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो आप देख सके. और अगर किसी को कोई और कोर्सेज परचेज करने हैं तो उसका भी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी. Right? So if you're looking forward to it, then please go ahead and check it out right away. Okay. Here comes अच्छा अब हम बात करने वाले हैं हमारे एग्जाम के ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन. द फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली आपको ना अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा क्योंकि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में कुछ कम्प्लेक्सिटीज हैं, न्यूमेरिकल भी हैं और आपके थ्योरेटिकल भी हैं. तो आप पहले पूरे सिलेबस को देखिए कि कौन कौन से मॉड्यूल सुपर इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली दोनों ही वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ के अंदर अपनी ना जो पूरा पोर्शन है उसके ऊपर वर्क करके चले. ठीक है. So that's one specific part that is super duper important for you. Secondly, हमारे पास क्या आ जाता है most important to least important जो आपके chapters हैं आपको उसके ऊपर focus करके चलना है. So ताकि ना आपको वहाँ पर problem ना आए. So please make sure that this part that आप ना सबसे ज़्यादा important topics और जो least important topics हैं उन पर focus करके चलें. Then the next part is practice. Again, practice is super important further as well. So आप कोशिश कीजिए कि आप अपने इन स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर प्रॉपरली वर्क कर सकें क्योंकि आप ना प्रैक्टिस नहीं करोगे, न्यूमेरिकल्स को कवर नहीं करोगे तो आपको वहाँ फायदा नहीं होगा. ठीक है. So here comes the first question for you. The accounting process in which the systematic recording of a business transaction is done. पेपर में accounting concept से बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते हैं. So it is a very very important area. Select the most appropriate answers. ये आपको 2023 के अंदर मिला था. Rather इसके बाद constantly ऐसे questions आए ही हैं जिनमें उन्होंने इन concepts के ऊपर question दिए हैं. Again, my purpose of giving you the most important repeated topics is to let you know कि आपको इसके अंदर वाले topics में से भी question बन सकता है. जैसे यहाँ पर सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की बात की गई लेकिन पहला क्वेश्चन कहता है स्टीवॉर्डशिप के बारे में. स्टीवॉर्डशिप इज अबाउट द यूरोपियन टेक्निक जो बनी थी क्योंकि ना यूरोप के अंदर क्या था पहले ये बनाया तो एक इटालियन मॉन्क ने था. ठीक है. उनका नाम था लूका बार्टोलोम्यू दे पेक्योली. उन्होंने बनाया था. हमारी बुक के अंदर भी से कई डिफरेंट आपको एक नेम्स देखने को मिल जाएंगे. सो उनको अगर हम स्टीवॉर्डशिप अकाउंटिंग की बात करते हैं ना उन्होंने बनाया. उसके बाद यूरोप में क्या होता था कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे मल्टीपल बिजनेसेस वाले थे वो ना एक स्पेसिफिक भरोसेमंद पर्सन को रखते थे जिसको वो कहते थे स्टीवॉर्ड जो इस पूरे काम का ध्यान रखता था. तो स्टीवॉर्डशिप आपकी उससे लिंक्ड है. देन कम्स द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास क्या आ जाता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी हैव एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो यहाँ पर आती है. मतलब एवोल्यूशन हमारी इससे शुरू हुई थी. उसके बाद ये सिस्टमैटिक अकाउंटिंग आया था. फिर हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग आता है जिसमें हम कॉस्टिंग की बात करें. कॉस्टिंग क्या होता है. कोई भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं ना उसके लिए जो एसोसिएट की जाती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है. देन वी हैव द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाद में आई थी. जैसे प्रोडक्शन रिलेटेड जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई आप चीज बना रहे हो तो उसके रिलेटेड आपको प्रोडक्शन में मिलेगा. एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी वो अकाउंटिंग है जिसके अंदर में ना हम क्या कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो डिसीजंस थे अबाउट वर्किंग थ्रू दैट स्पेसिफिक एरिया कि हाँ हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट
इम्पैक्ट क्या होगा, कि हमारे प्रोजेक्ट पर वर्किंग कैसे होएगी, उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ऐसी चीजों को लेकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो सिस्टमैटिक वाली का आंसर बन जाता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगेन मेरा पर्पज आपको इसको बताने का यही है कि आपको ये पता हो कि इसके अंदर पूरी वर्किंग रखनी कैसे है। Which of the following statements is true about the golden rule of accounting for real accounts? रियल अकाउंट्स के लिए ये ना बार बार पेपर में पूछा गया है रियल अकाउंटिंग का, तो ये एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट अगेन एक एरिया है। तो रियल अकाउंटिंग के अंदर आपने क्या करना है, डेबिट ऑल द इंक्रीजेस और क्रेडिट ऑल डिक्रीजेस। डेबिट ऑल इंक्रीजेस, क्रेडिट ऑल डिक्रीजेस, इसके ना मल्टीपल डिफरेंट वे से क्वेश्चन पूछा गया। पहले ऐसा सा कुछ क्वेश्चन आ गया, फिर उन्होंने कभी पूछ लिया रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट जैसे हमारे पास अकाउंट्स कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट भी वैसा है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, रियल, नॉमिनल एज वेल एज पर्सनल, तीनों तरह के अकाउंट होते हैं। तो इसका मतलब ये आता है कि यू विल हैव टू चूज बिटवीन कौन सा वाला अकाउंटिंग आप फॉलो कर रहे हो। तो डेबिट ऑल इंक्रीजेस एज क्रेडिट ऑल डिक्रीजेस, ये वाला पॉइंट हमारा क्या कह देता है, डेबिट ऑल इंक्रीजेस, क्रेडिट ऑल इंक्रीजेस। देखिए रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट्स गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंडर फॉल करते हैं। और इसका ध्यान ये रखना है कि जब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका एक स्पेसिफिक रूल है कि जो रियल अकाउंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एसेट्स से डील करते हैं। और एसेट्स से डीलिंग का मतलब है कि एसेट्स के अंदर हमारे पास क्लियरली क्या आता है, एसेट्स के साथ हम डीलिंग में बात करें तो हमारे पास देखने को मिलेगा कि एसेट्स के अंदर डेबिट ऑल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये स्पेसिफिक रूल फॉलो होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उसके हिसाब से डेबिट ऑल इंक्रीजेस एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीजेस, तो यहाँ पर ये वाला ही पॉइंट बनता है, बाकी सब बनते नहीं है। फ्रैंकली इसके अंदर ना आप कभी भी ना पूरा क्वेश्चन पढ़कर नहीं करना, क्योंकि रियल, पर्सनल, नॉमिनल में वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको रियल का बता दिया। पर्सनल का क्या होता है, डेबिट ऑल द, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वाइल जो लास्ट है नॉमिनल अकाउंट के केस में क्या होता है, ये कहता है सारे के सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यहाँ पर भी ऑल आता है। ठीक है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये इसके रूल हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे तो ध्यान रखना कि ये तीन अलग अलग हैं, इनमें से कुछ भी पेपर में आ जाए तो आपको वहां पर डरना नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट द कनेक्शन इज गोइंग राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट फर्दर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, द आंसर इज ए। ए परचेस्ड मटेरियल वर्थ ₹22 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम बी। इसके ना अलग अलग वेरिएशंस पेपर में आए हुए हैं, मतलब पेपर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड के क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके सेल परचेज के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इवन एक बार ड्राइंग्स के ऊपर भी पूछा गया। तो मतलब आपके पास जर्नल के अंदर एक कोई स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि हाँ यही वाला क्वेश्चन आया, लेकिन हाँ इसी पैटर्न पर इन्होंने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एरिया फर्दर बन जाता है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग तो ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर बी क्या होगा, अगर मैंने कोई चीज़ परचेज करी है तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रही है गुड्स और मेरे पास क्या जा रहा है, कुछ जा तो रहा नहीं है। देखिए अगर जर्नल में कभी कुछ समझ में ना आए ना, पहली चीज कभी भी आंसर ये ऑप्शन देखने ही नहीं होते। आप देख रहे हो कि मैंने ऑप्शन की तरफ नजर नहीं डाली, पहले मैं क्वेश्चन सोचूंगी। मैंने गुड्स परचेज किया तो मेरे पास क्या है, गुड्स, और मेरे पास से जाएगा पैसा। इस केस में पैसा नहीं गया क्योंकि मैंने उधार पर चीज खरीदी है। तो कहना है दिस इज गोइंग टू बी परचेजेस टू कैश, लेकिन कैश तो था नहीं, तो जिसको मैंने पैसे देने हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी परचेजेस टू बी। ठीक है, यहाँ पर आप प्लीज बी कर लीजिएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी आ चुका है, प्रीपेड का भी आ चुका है। इनके ना अलग अलग क्वेश्चंस मैं पिछले कुछ टाइम में देख रही थी कैसे कैसे गए। दे स्टार्टेड विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड धीरे धीरे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस ऐड करे थे। तो आप ना ये वाले जो पोर्शंस है यू कैन स्टडी इट फ्रॉम माय संकल्प सीरीज का ना एक स्पेसिफिक एरिया, वहां से जाकर ना आप ये पूरा देख सकते हो, उसमें ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो आपको वहां पर उससे बेनिफिट हो जाएगा। राइट, so let's move on to the next question now.
हमारे पास में इसका आंसर आ जाता है परचेज टू बी। अ क्रेडिट परचेज ऑफ 590 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज 950। व्हाट इज द टाइप ऑफ एरर डन? किस तरह का एरर किया गया? देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने ना गुड्स परचेज करे हैं 590 के, लेकिन वो गलती से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 950 के हो गए। यहाँ पर गलती किस चीज की है? नंबर की गलती है। 590 को 950 बना दिया, इसका मतलब ये कहलाता है एरर ऑफ। कई तरह के एरर्स होते हैं। कंपनसेटिंग एरर मतलब वही गलती डेबिट में, वही गलती क्रेडिट में, और क्या होगा, ये खत्म हो गया, ये दिखते ही नहीं है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, यहाँ पर ना ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम लोग ना ये गलती कर देते हैं आगे पीछे की। मतलब आगे पीछे का मतलब ये होता है कि हमने ना कोई नाम गलत लिख दिए, या कोई हमने ये वाला पॉइंट, आपने कोई जीरोस ऐड कर दिए, कोई ऐसी चीज गड़बड़ कर दी, वो आपको यहाँ दिखेगा। एरर ऑफ ओमिशन यानी आप भूल जाओ, तो कोई अगर आपने एंट्री आधी अधूरी नोट की है, पूरी नहीं नोट करी है, वो आपको यहाँ मिलेगा। देन कम्स द एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मेरा क्या कहलाता है? दिस इज एन एरर जिसके अंदर हमारे पास ना ये क्या कहता है कि क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन में तो हमारे पास क्या आएगा कि एरर ऑफ ओमिशन यानी भूल जाना। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम लोग डिफाइन करते हैं, हमने ना कोई डेबिट या क्रेडिट की गड़बड़ कर दी है इन टर्म्स ऑफ जो चीज डेबिट में होनी चाहिए थी। मान लीजिए एसेट्स भी डेबिट में आते हैं, एक्सपेंसेस भी डेबिट में आते हैं, और दोनों में कर दी मैंने गड़बड़। इन दोनों को मैंने गलत डाल दिया, एसेट्स की जगह एक्सपेंस डाल दिया और एक्सपेंस की जगह एसेट डाल दिया। इसको लेकर हो गई है मेरी गलती, क्योंकि दोनों डेबिट के आइटम है, ये किसी को दिखती नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर ये चीज होती है, तो उसके हिसाब से वी विल हैव टू मेक श्योर कि एरर ऑफ प्रिंसिपल ना हो। ये ना दिखता भी नहीं है। एरर ऑफ कमीशन कई बार दिख जाता है, कंपनसेटिंग एरर तो पता ही नहीं चलता। और एरर ऑफ ओमिशन यानी भूल जाने में, आधा भूल गए तो फिर चांसेस हैं कि ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट भूल गए, फिर नहीं दिखेगा ये, फिर ये आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करता। ये इसका मेन पॉइंट है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। ठीक है। देन अच्छा, ये क्वेश्चंस ना पेपर में कॉन्स्टेंटली आए हुए, तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पोर्शन ऑफ व्हाट। ये आपका क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग, दिस इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन के पेपर में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ द मोटर कार एज ऑन 31st of March 2025 whose cost is 58,000 with an accumulated depreciation of 11,600। अच्छा, मेरे पास ना 58,000 रुपीज की एक स्पेसिफिक कार है जिसके अंदर से 11,600 की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुकी है। ठीक है ना? तो मेरे को ये पता है कि 58,000 में से 11,600 पहले मैं माइनस कर दूं, यानी आज इसकी वैल्यू है 46,400। वही होगा ना जो क्लोजिंग बुक वैल्यू है, उसमें से अब तक का जितना आपका डेप्रिसिएशन लगा है वो आप माइनस कर दो, आपको क्लोजिंग बुक वैल्यू मिल जाएगी। उसके ऊपर लगाते हो आप डेप्रीसिएशन। ठीक है। सो यहाँ पर अगर वो इसको और सिंप्लीफाई करे, क्योंकि उसके अंदर पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसका कंसेप्चुअल पॉइंट बताऊं तो ये भी हो सकता है कि वो ना आपको ये 1 का ही ये आपको बेस दे दे, क्योंकि 1 को चीज 58,000 की पड़ी है, और ईयर एंड तक आपकी डेप्रिसिएशन 11,600 है, क्योंकि इस बार की डेप्रिसिएशन तो लगी नहीं। तो जब वो लगेगी उसके हिसाब से होगा। तो ये दोनों चीजें सही है कि आप 31 मार्च लिख रहे हो या 1 अप्रैल लिख रहे हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी तक आपने लगाई नहीं है, तो आपने लगानी है ना। तो वो कैसे लगेगी? डेप्रिसिएशन एट 20%, WDV मेथड। डेप्रिसिएशन ऑन द मोटर कार ऑन 31st of March whose car is 58,000, कार की वैल्यू 58,000 है, accumulated depreciation 11,600 है, 1 अप्रैल 2024 तक डेप्रिसिएशन उसकी 20% है, यानी 58,000 में से आप 11,600 माइनस करोगे, आज वो चीज 46,400 पर है। इसका 20% आप लगाना जरा, 20% कितना बना? दैट इज 9280। तो दिस इज योर अमाउंट ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्योंकि ना ये कहते हैं, WDV कहता है जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है पिछली बार का, ठीक है, अब या तो उसको उठाओ, या जिसको आप बोलते हैं इस बार का जो ओपनिंग है उसके ऊपर लगता है। लेकिन इस बार की हमें ना ओपनिंग तो दी नहीं हुई थी, तो वो हमने निकाल ली है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने से पहले तक की वैल्यू 58,000 है। आपकी जो वैल्यू जो है कार की वो 58,000 की थी, उसमें से डेप्रिसिएशन लगी है टोटल 11,600 की, उसके बाद उसकी वैल्यू बच रही है 46,400 की। तो 20% की डेप्रिसिएशन लग के वो 9280 का बन रहा है। मेन पॉइंट ये आपकी लगती है जो आपका
ओपनिंग वैल्यू ऑफ दिस स्पेसिफिक ईयर है, ना ही आपकी मेन कॉस्ट पर लगती है, ना पिछले साल की डेप्रिसिएशन जो है वही सेम कंटिन्यू होती है। इसीलिए ये वाला पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड से कि जितने भी डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, दे आर ऑल कमिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर श्योर, ये कभी छोड़ते ही नहीं है वो। ठीक है। देन एन एसेट हैज अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 50,000, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, यूजफुल लाइफ इज 5 years। जब आपको ऐसे दिया हो ना, ये स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन है, देखिए डेप्रीसिएशन उस पर लगी है 10,000 की पर ईयर की। अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात करूं तो आप क्या करोगे, कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करते हैं हम। कॉस्ट कितनी थी इसमें, वो हमें दी ही नहीं, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एसएलएम मेथड के अंदर आपको कॉस्ट दी नहीं हुई, कॉस्ट आप वैसे लिख लो, सैल्वेज वैल्यू एंड में आकर इसके मिलेंगे मुझे 5,000 रुपए, लाइफ इसकी 5 years है, और डेप्रीसिएशन इस पर लग रही है 10,000 की। आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, 10,000 इंटू 5 कर दो, ये आया 50,000, एंड दिस इज इक्वल टू सी माइनस 5,000। यहाँ पर जाकर 50,000 में ये प्लस कर दीजिए, एंड दिस विल गिव यू एन अमाउंट ऑफ 55,000। ऐसा क्वेश्चन पेपर में इस बार ही आया था। दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट, आई एक्सपेक्ट कि डेप्रिसिएशन के और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो इन दिस 25 क्वेश्चंस आई वुड से कि आप ना 25 क्वेश्चंस की जगह इन 25 कंसेप्ट पर फोकस कीजिए। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी आपने कवर करना है, वो भी पेपर में इस बार आया था, और सम ऑफ डिजिट मेथड भी आया था। इनको आप संकल्प से डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपने छोड़ने ही नहीं है। ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन द बिल सेंट इन द बैंक फॉर कलेक्शन इज। बिल, अच्छा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अगेन मैं इसकी जर्नल एंट्री हमेशा आपको आंसर से बताऊंगी। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, मैंने बिल भेजा है, तो मेरे पास क्या होगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में मेरे पास से क्या जाएगा, मेरे पास से गया है बिल। ठीक है, मेरे पास से बिल चला गया, यानी मेरे पास से बिल रिसीवेबल चला गया, मैंने किसी को दे दिया, किसको दिया, बैंक को दिया, कि बैंक मेरा ये पैसा आप कलेक्ट कर दो। देन बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसको आप डेबिट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास में एक एसेट बन गया, बैंक मेरे बिहाफ पर पैसे कलेक्ट कर लेगा, और मेरे पास से मेरा वो बिल रिसीवेबल चला गया, क्योंकि मैंने बैंक को हैंड ओवर कर दिया। तो इसका आंसर मेरे को यहाँ पर सी में दिखा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर करना है। ठीक है। देन कम्स विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज माइट रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ कैश फॉर एन एंटरप्राइज। डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, इससे आपको क्या जनरेशन ऑफ कैश हो रहा है, आपके पास कौन सा पैसा आ रहा है इससे। या तो इससे पैसा आ रहा होता तो मैं मान लेती कि वो इसके अंदर आप काउंट कर लीजिए, तो ये तो आपका नहीं आया। ठीक है, तो ये पैसा जा रहा है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, मेरे पास करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, यानी मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में मेरे पास में करंट एसेट्स और आ रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज आ गई। देन थर्ड में आ रहा है परचेज ऑफ मशीनरी, और लास्ट इज इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करूँ ना, इसका मोस्टली पॉइंट्स ना आपके वैसे जा रहे हैं, इस करेक्शन के हिसाब से कर रही हूँ। करंट एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं, क्योंकि मेरे पास एसेट जा रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, इन्वेंट्री बेचूंगी तो पैसा आएगा, एक ये प्लस में है। परचेज ऑफ मशीनरी, फिर पैसा जा रहा है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये आपका प्लस में है, क्योंकि आपके पास आपने कहीं से लोन लिया होगा, तो उसके हिसाब से मेरे पास ये दो प्लस आएंगे, दो नहीं आएंगे। तो इसका आंसर मैं सेकंड एंड फोर्थ बना सकती हूँ। ठीक है, ये ना आपके पॉइंट आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंडर के। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट। इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट आप कौन से कर सकते हो, आप ना बोनस शेयर डिस्काउंट पर इशू करते हुए तो फ्री होते हैं, प्रोमोटर्स की बात नहीं होती। ये हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ स्वेट इक्विटी, खून पसीने की जिनकी कमाई है ना, जिनको हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, बिकॉज दीज पीपल हैड वर्कड हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर्स जो होते हैं या जो स्पेशल एम्प्लॉयज होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया होता है, उनको हम ये देते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग ये अलाउड है। ठीक है। देन ये आपका आया AS3 का, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, AS3 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका एक पीछे क्वेश्चन भी आया था, ऐसे क्वेश्चन भी उसके आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी क्लासिफाइड अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीन चीजें उसका हिस्सा होती हैं। ऑपरेटिंग जो आप बिजनेस करते हो, फाइनेंसिंग जो आपने किसके लिए किया है, किसी और के लिए, मतलब आपने फंडिंग इकट्ठी की है अपने बिजनेस के लिए। इन्वेस्टिंग यानी बिजनेस में आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो वो आएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेसेस ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि तीन चीजें आती हैं,
एक जो आप अपने बिजनेस से कमाते हो, एक जो आपने बिजनेस के पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, चाहे शेयर्स में चाहे अपने एसेट्स के अंदर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारा, सॉरी शॉर्ट टर्म सारा यहाँ रखना है, याद रखना ऑपरेटिंग के अंडर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारी आपकी यहाँ है, प्लांट एंड मशीनरी, देन हमारे पास जो भी आते हैं शेयर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो, वो सब यहाँ है। ठीक है। और फाइनेंसिंग जहां से आप पैसा अरेंज करते हो, तो उसके हिसाब से ये तीन आपके बन जाते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस पार्ट। ठीक है। द आंसर इज स्पेकुलेटिव, क्योंकि इनमें से कौन सा नहीं है, इज द पॉइंट। ओके। ये आपका आता है एक मॉड्यूल सी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप। स्वैप यानी एक्सचेंज करना, प्लेन वनीला यानी इंटरेस्ट का पोर्शन है, इंटरेस्ट आप एक दूसरे में स्वैप कर लेते हो, एक के पास फ्लोटिंग होगा एक के पास फिक्स्ड होगा, दे कैन चेंज। There is no restriction on the minimum or maximum size of the notional principles. See the point is, इसमें ना notional principle तो शेयर ही नहीं होता। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर हमारा ना जो प्रिंसिपल है उसकी कोई बात ही नहीं आती है। तो ये वाला है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन वाली चीज है ही नहीं। देन दिस इज करेक्ट। देन बैंक्स डू नॉट ऑफर दीज प्रोडक्ट्स टू कॉर्पोरेट्स फॉर हेजिंग देयर ओन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, कि बैंक्स इनको ये चीज अलाउ नहीं करते हैं। वी कैन नॉट से कि बैंक्स ऐसा अलाउ नहीं करते हैं, ये तो अब अपने अपने ऊपर होता है ना। देन बैंक्स शुड इंश्योर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बिफोर वेंचरिंग आउट इनटू मैनेज मार्केट एक्टिविटीज। आई वुड से ये तो सही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्क वाली चीज की तरफ देखते हैं कि ये वाला सही है कि नहीं है। और बेंचमार्क रेट शुड नेसेसरीली इन्वॉल्व ऑन इट्स ओन इन मार्केट एंड रिक्वायर मार्केट एक्सेप्टेंस। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट एरिया कि मार्केट रेट डिसाइड करती है, आप नहीं करते। तो इसके हिसाब से आई वुड से द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली सी। ठीक है। ओके एवरीवन, यहाँ पर हम लोग ना, दिस इज द पार्ट वन ऑफ इट। इन द नेक्स्ट पार्ट वील बी कवरिंग द नेक्स्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। सो आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट। आप हमारे कोर्सेज जाकर देख सकते हैं। आपको कहाँ जाना है मैं आपको एक बार ज़रूर बता देती हूँ। आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट edutap.in पर, जहाँ पर आपको हमारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज़ आप जाइए हमारी वेबसाइट पर edutap.in पर। ये रहे हमारे कोर्सेज, यहाँ पर जाइए, जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आवर कोर्सेज फर्दर। ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, कहाँ गया, ये रहा। देखिए आप देख सकते हो हमारे इस टाइम कोर्सेज पे चल रहा है दिवाली 81 का सेल, और इस सेल को आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। कोड हमारा क्या यूज़ करना है, दिवाली 81, और आपको जाना है हमारे कोर्सेज के अंदर। स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पर हमारे पास कॉम्बो में बैंकर्स कैप्सूल, सुपर क्रैश कोर्स, ये दोनों इस समय चल रहे हैं। बैंकर्स कैप्सूल कंप्लीट रिकॉर्डेड है और सुपर क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट लाइव है। आप सिंगल पे भी जा सकते हो, यानी आप देख सकते हो आपको कोई अगर सिंगल सब्जेक्ट भी चाहिए। बस याद रखिएगा कोड यूज़ करना है दिवाली 81, और सेल हो रही है खत्म। तो जल्दी से हमारे कोर्सेज रिव्यू कीजिए, एंड इफ यू आर प्लानिंग देन परचेज इट राइट अवे। थैंक यू।